बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 संगठन के ही एक टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो का आज का टॉपिक होगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और इस वीडियो में हम जानेंगे उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी कुछ एडवांटेजेस। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले विकेंद्रीकरण का अर्थ। विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक विकसित रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर बात आई है भारार्पण की, तो सबसे पहले हम भारार्पण का मीनिंग क्लियर करेंगे। जो भारार्पण होता है वो क्या होता है? भारार्पण में ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यभार, जो भी उसका कार्यभार होता है, वो किसी और को सौंपता है, वो हो जाता है भारार्पण। अपने भार को सौंपा जाना, भारार्पण मतलब भार और अर्पण मतलब किसी को सौंप देना, वो हो जाता है भारार्पण। इसकी एक परिभाषा की बात करूँ तो जहाँ पर किसी व्यक्ति का कार्यभार उसकी क्षमता से बाहर बढ़ जाता है तो वह अपने अन्य व्यक्तियों को अपने अतिरिक्त कार्यभार सौंप देता है। यानी जब कोई व्यक्ति है उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा कार्यभार हो जाता है तो वो अपने कार्यभार का कुछ भाग किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, वो हो जाता है भारार्पण। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण की यानी डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो वो होता है विकेंद्रीकरण। इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक प्रेरणा तथा उत्तरदायित्वों का वितरण है जिसके अंतर्गत निम्न स्तरों को लगभग सारे अधिकार सौंप दिए जाते हैं, वो भी व्यवस्थित रूप में। उनको सारे अधिकार सौंप दिए जाते हैं, किंतु कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो उनको नहीं सौंपे जाते। और वो कौन से अधिकार हो सकते हैं? केवल उन अधिकारों को छोड़कर जो कि केंद्रीय बिंदु द्वारा सबसे उत्तम तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। उन अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार उनको व्यवस्थित रूप से सौंप दिए जाते हैं। अतः विकेंद्रीकरण का क्षेत्र भारार्पण की तुलना में अधिक व्यापक होता है। अगर मैं बात करूं भारार्पण की और विकेंद्रीकरण की, अगर यहाँ पर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो तो यहाँ पर जिसका व्यापक क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक स्कोप है वो सबसे ज़्यादा किसका है? डिसेंट्रलाइजेशन का, डेलीगेशन की तुलना में। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रिंसिपल है, फिर चाहे आप वो कॉलेज के समझो या फिर स्कूल के, वो अपने कॉलेज के किसी भी विभागाध्यक्ष को अपने विभाग के लिए कर्मचारी की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करते हैं। उसको अधिकार देते हैं कि आपके हिसाब से आपके विभाग के लिए जो भी योग्य व्यक्ति है आप उसको उस जगह पर नियुक्त कर सकते हैं। आपके पास ये अथॉरिटी है, आपको ये अधिकार देते हैं। तो ये होता है भारार्पण, यानी अपने हिस्से का काम का थोड़ा सा कार्यभार अपने किसी सबऑर्डिनेट को सौंप देना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो प्रिंसिपल कर्मचारियों की नियुक्ति का सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं उनको ये कार्यभार सौंप दें कि भाई जो हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं वो हिंदी की नियुक्ति करेंगे, हिंदी के जो भी टीचर हैं उनको नियुक्त करेंगे, इंग्लिश के टीचर्स को नियुक्त करेंगे। मतलब हर टीचर के जो भी विभाग हैं वो अपने विभाग के हिसाब से टीचर्स की नियुक्ति करें। जो प्रिंसिपल का काम है वो प्रिंसिपल ने अपने काम का जो भी भाग है वो उन्होंने क्या किया, पहले तो किसी एक विभागाध्यक्ष को अगर देते हैं तो वो हो जाता है डेलीगेशन। और अगर वही अपने कार्य का भार सारे जितने भी विभागाध्यक्ष हैं सबको सौंप दें तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, वो हो जाता है विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की परिभाषाओं की। हेनरी फ्योल के अनुसार अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए वह सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। हेनरी फ्योल ने अपने डेफिनेशन में कहा है कि जो अधीनस्थ होते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनकी भूमिकाओं के महत्व को बढ़ाने के लिए, यानी जो भी उनकी इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए वो हो जाता है विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं EFL बेच के अनुसार डेफिनेशन की। इन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा है कि विकेंद्रीकरण भारार्पण के फलस्वरूप मिलने वाले दायित्वों का आकार होता है। जो विकेंद्रीकरण है वो भारार्पण के फलस्वरूप मिलने वाले जो भी दायित्व हैं उनका आकार है। विकेंद्रीकरण को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं।
विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा निम्न स्तरों के अधीनस्थों को दायित्वों के अनुरूप अधिकार सौंपे जाते हैं। जो विकेंद्रीकरण है वो अधिकारों को सौंपने की एक व्यवस्थित विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी यानी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, दायित्वों के अनुरूप अधिकारों को सौंपा जाता है। जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अधिकारों को सौंपते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के लक्षण अथवा उसकी कुछ विशेषताओं की। बात करते हैं नंबर 1, भारार्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है डेलीगेशन, भारार्पण। कहते हैं पॉइंट नंबर 2 की विकेंद्रीकरण अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो अपने अधीनस्थों की जो भूमिका होती है उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसको महत्वपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 की, यह संगठन में ऊपर से नीचे तक अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली एक प्रक्रिया है। नंबर 4, इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। उत्तरदायित्व के अनुपात में किसका हस्तांतरण करते हैं, अधिकारों का हस्तांतरण करते हैं। नंबर 5, विकेंद्रीकरण एक दर्शन है, मस्तिष्क की अभिवृत्ति है तथा प्रबंध तक पहुंचने की एक पहुंच है। नंबर 6, विकेंद्रीकरण प्रबंध की एक तकनीक है। जो विकेंद्रीकरण है ये मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। तकनीक के रूप में विकेंद्रीकरण संगठन की एक विधि है जो कि सत्ता का वितरण करती है। लास्ट और 7th पॉइंट की बात करते हैं, निर्णयन प्रक्रिया में अधीनस्थों को भी भागीदारी मिलती है। ये तो थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब आगे हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के महत्व की और उसके कुछ लाभ की। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, उच्च अधिकारियों के भार में कमी होना, रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। जो उच्च अधिकारी हैं उनके कार्यभार में कमी होना। जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से उच्च अधिकारियों के कार्यभार में पर्याप्त कमी हो जाती है, क्योंकि जो उनका कार्यभार होता है, कार्यभार में कमी कैसे होगी, जो एक सुपीरियर का काम है जब वो अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देता है, उनको वो कार्य सौंप देता है, तो उसके कार्यभार में तो खुद से ही कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर उच्च अधिकारियों के लिए उनके कार्यभार में पर्याप्त कमी हो जाती है। किसके माध्यम से, विकेंद्रीकरण के माध्यम से। वे सभी छोटे मोटे कार्यों में न उलझकर अपना सारा ध्यान अधिक महत्व के कार्यों में लगा सकते हैं। जैसे कि कोई भी उनको पॉलिसी बनानी है, अपनी नीति का निर्धारण करना है, तो जो भी उनके हिसाब से उनके अधिक महत्व वाले कार्य होते हैं वो सुपीरियर्स अपने अधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देते हैं, और जो भी उनके छोटे मोटे कार्य होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो भी व्यवसाय है उनकी सेवाओं का अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 की, युवा अधिकारियों को प्रेरणा, इंसेंटिव टू यंग एग्जीक्यूटिव्स। चूंकि विकेंद्रीकरण से युवा अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, अतः उनमें उत्साह और प्रेरणा की सृष्टि होती है तथा वे उपक्रम के कार्यों में अधिक दिलचस्पी लेने लगते हैं। जो विकेंद्रीकरण है उससे जो युवा अधिकारी होते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो भी यंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, यंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको उनके डिसीजंस लेने में फ्रीडम होती है। वो बिल्कुल फ्रीली वो डिसीज़न ले सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ जाती है, जिससे कि उनमें उत्साह बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है उनको नए नए डिसीजंस लेने की, और वो अपने कार्य में अधिक दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये सब होता है विकेंद्रीकरण के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विविधीकरण की सुविधा, डाइवर्सिफिकेशन इज फैसिलिटेट। विकेंद्रीकरण में विविधीकरण की पर्याप्त सुविधा रहती है। इसमें अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। जो विकेंद्रीकरण है इसमें विविधीकरण आपको देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि जैसी जैसी क्रियाएं हैं उसी हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति भी होती है। तो हर फील्ड के हिसाब से अलग अलग डाइवर्सिटी के हिसाब से कार्यों के लिए जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। नंबर 4, प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि, इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड मोरल।
विकेंद्रित व्यवस्था अधीनस्थ कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने तथा निश्चित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उत्तरदायी बनाकर उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है तथा उनका मनोबल ऊंचा उठाती है। जो विकेंद्रित व्यवस्था है वो अपने अधीनस्थ को, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सबऑर्डिनेट्स वर्कर हैं, उनके लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो उनको प्राप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ उनको कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व बनाकर उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है तथा उनका जो मनोबल है उसको ऊंचा बनाती है। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल मैनेजर्स। विकेंद्रित संगठन संरचना धीरे धीरे योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति का स्रोत बन जाती है। परिणाम स्वरूप उपक्रम का भविष्य उज्जवल हो जाता है। योग्य एवं अनुभवी प्रबंधकों की कमी नहीं रहती, अपितु स्वयं संगठन से उपलब्ध होते रहते हैं। जो विकेंद्रित संगठन संरचना है वो धीरे धीरे योग्य प्रबंधकों को, जो क्वालिफाइड मैनेजर्स होते हैं, उनकी प्राप्ति का स्रोत बन जाती है, साथ ही साथ उपक्रम का भविष्य भी उज्जवल बनाती है। योग्य एवं अनुभवी प्रबंधकों की कमी नहीं रहती, बल्कि स्वयं संगठन में वो खुद से ही उपलब्ध होते रहते हैं। करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 6 है, निर्णय लेने में सुविधा, इजी टू टेक डिसीजंस। चूँकि विकेंद्रीकरण में क्रिया के निकटतम ही निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, अतः निर्णय लेने में सुविधा रहती है। अगर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की बात करूं तो उसके निकटतम ही निर्णय लेने के जो अधिकार होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, अतः निर्णय लेने में भी उससे हमें क्या होती है, सुविधा होती है। इसमें लाल फीताशाही नहीं पनपती, ऐसे निर्णय अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। गुड लक।